हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। आज ये हमारी पॉलिटी की आखिरी क्लास होने वाली है। अगर आप लोगों ने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में इस पूरे जो है वीडियो के प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ से जाकर आप जो है पिछली वीडियो को भी देख सकते हैं। सारे के सारे इम्पॉर्टेंट आपके PYQ आपको कराए गए हैं जो 38वीं से लेकर 31वीं BPSC में पूछे गए हैं। इसके अलावा BPSC CDPO और BPSC TRE 1, 2, 3 और उसके एग्ज़ाम के सवाल भी आपको इसमें करवाए गए हैं। तो आप सभी लोग अगर BPSC TRE 4 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा और पूरा प्लेलिस्ट जो है ज़रूर देखिएगा, क्योंकि BPSC कहीं ना कहीं जो है प्रश्नों को रिपीट करती है और हम आपको जो है सभी BPSC के PYQ करवाने वाले हैं। अब देखिए, करवाने वाले क्या है, करवा चुके हैं, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, बिहार GK GS सभी मैंने आपको कवर करवा दिया है। और बिहार GK GS की क्लासेस भी हमारी चल रही हैं, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है उनको तो आप सभी जो है प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट की जो है क्लास मिल जाएगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस क्लास की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। कल हमने 40 प्रश्नों तक देख लिया था, आज हम उससे आगे के सवाल को देखने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को देखने के बाद वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए, हमारा पहला सवाल है कि किस राज्य में जो है पंचायत व्यवस्था नहीं है। किस राज्य में जो है पंचायत व्यवस्था नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि जो है नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर ऐसे जो है पर्वतीय जो राज्य हैं, इसमें जो है वर्तमान में कोई जो है पंचायत व्यवस्था नहीं है। तो इसीलिए आपका उपयुक्त में से एक से अधिक जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है सही जवाब हो जाएगा। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 243 डा के अनुसार खंड 2 के अनुसार पंचायत संबंधी प्रावधान नागालैंड, मेघालय और जो है मिजोरम राज्य तथा मणिपुर राज्य के ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों में जहां जिला परिषदें विद्यमान है लागू नहीं होते हैं, याद रखिएगा। तो इसका जो है उपयुक्त में से एक से अधिक जवाब सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्था में जो है स्थान आरक्षित है। कौन सी राजनीतिक संस्था में जो है महिलाओं के लिए स्थान जो है आरक्षित रखा गया है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा पंचायती राज में। ठीक है, पंचायती राज में। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 65वीं BPSC री एग्जाम 2020 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, भारत में महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में सभी स्तरों पर संविधान के तहत जो है 1/3 स्थान आरक्षित किए गए हैं। कई राज्यों में स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ाकर जो है 25% भी किया गया है। अगला सवाल देखिए, किस राज्य या किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के लिए 50% आरक्षण को वैध किया है। तो किसने किसने किया है, तो देखिए बिहार में बिल्कुल है, बिहार को नहीं भूलना है क्योंकि आप बिहार का एग्जाम देने जा रहे हैं। और अगर हम बात करें तो बिहार के अलावा अगर हम बात करें तो बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हिमाचल, इन सभी राज्यों में जो है 50% आरक्षण को वैध किया गया है। तो डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के 50% आरक्षण को वैध किया है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में महिलाओं के लिए 50% स्थान जो है पंचायतों में आरक्षित किए गए हैं। अगला सवाल देखिए, किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50% जो है आरक्षण दिया है। तो किसने दिया है, कौन कौन से राज्यों ने, ये आपको बताना है। 44वें नंबर का ये सवाल है। तो ये हो जाएगा बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई थी। बिल कौन सा था ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 64वां संविधान संशोधन बिल। 64वां संविधान संशोधन बिल। अब देखिए कैसे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने वाले 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की वैधानिक शुरुआत मूलतः 64वें संशोधन बिल या विधेयक के द्वारा हुई थी। इस बिल को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मई 1989 में लोकसभा में प्रस्तुत किया था। हालांकि यह विधेयक राज्यसभा में पारित न होने के कारण जो है विपगत हो गया था। तत्पश्चात 72वां संविधान संशोधन विधेयक 1991 संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होकर 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1952 के रूप में अधिनियमित हुआ था। अगला सवाल देखिए, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ था। तो यह 73वां संविधान संशोधन था जो कि 1992 में हुआ था। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, संविधान का 73वां संविधान संशोधन जो है ये किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो 73वां संशोधन जो है ये किससे संबंधित है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका पंचायती राज प्रणाली से। 47वें नंबर
का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 45वीं बीपीएससी पुणे 2002 में ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायत राज संरचना का संचालन करती है। तो किस स्तर पर जो है ये एक जो है, तो ये एक ब्लॉक स्तरीय नहीं है, जिला स्तर भी नहीं है, ये ग्राम पंचायत स्तर पर होती है, याद रखिएगा। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका अच्छा एक पंचायत समिति लिखा है, पंचायत समिति किस स्तर पर जो है एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है, तो ये ब्लॉक स्तरीय निकाय है, याद रखिएगा ब्लॉक स्तरीय निकाय है। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 68वीं बीपीएससी प्री 2023 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए 73वें संविधान संशोधन नियम 1992 के प्रावधानों के आलोक में बिहार पंचायती राज नियम 2006 को अधिनियमित किया गया और इसके अधीन ग्राम स्तर पर पंचायत, ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जो है जिला परिषद गठित होती है। तो यहाँ पर देखिए पंचायत समिति किस स्तर पर कह रहा है, तो पंचायत समिति जो है ये आपका अगर हम बात करें तो ये प्रखंड स्तर पर होती है, तो हम ब्लॉक स्तर पर भी कह सकते हैं। अगला सवाल देखिए 49वें नंबर का सवाल है कि इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है। तो कौन सा नहीं आता है ये आपको बताना है। 49वें नंबर का ये सवाल है और इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। देखिए न्यायिक पुनर्विलोकन जो है ये पंचायतों के अधीन नहीं आता है, तो इसका वैसे ही आप देख के ही बता सकते थे, बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 44वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था। देखिए न्यायिक पुनर्वीक्षण राज्य पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता, यह सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति है। अगला सवाल देखिए, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है, ये आपको बताना है। 50वें नंबर का ये सवाल है और इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो ये आप वित्त आयोग जो है गठित करती है, याद रखिएगा ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 67वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2022 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन करती है। संविधान के अनुच्छेद 243 झा के तहत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है और इसके तहत वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, ये आपको बताना है। तो कौन सा स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, तो देखिए सार्वजनिक स्वास्थ्य आता है, स्वच्छता आती है, जनोपयोगी सेवा आता है और ये देखिए सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव ये नहीं आता है, याद रखिएगा। तो डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए लोक व्यवस्था का अनुरक्षण स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है, लोक व्यवस्था का अनुरक्षण जो है राज्य सरकार से संबंधित है, जबकि जन स्वास्थ्य, स्वच्छता का प्रबंध, सड़कें और पुल, आर्थिक और सामाजिक विकास, अग्निशमन आदि स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। अनुच्छेद 243 छह पंचायतों की शक्तियों प्राधिकारों और दायित्वों से तथा अनुच्छेद 243 बार नगर पालिकाओं की आदि की शक्तियों, प्राधिकारों और दायित्वों से जो है संबंधित है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से किसे जो है समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में जो है स्थापित किया गया था, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सहयोग आंदोलन। ठीक है, सहयोग आंदोलन आपका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। तो आप इसको जो है मार्क कर लीजिएगा, ए विकल्प सही हो जाएगा। कैसे, देखिए 68वीं बीपीएससी का ये सवाल है 2023 का। भारत में सामुदायिक विकास के लिए सर्वप्रथम सहकारिता आंदोलन 19वीं सदी के उत्तरार्ध में प्रारंभ किया गया था। इसके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1904 पारित किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सहयोग करना था। प्रश्न में सहयोग आंदोलन का शब्द हिंदी वर्जन में दिया गया है, जो कि गलत शब्द है। इसके लिए अंग्रेजी में आयोग ने जो है कोऑपरेशन मूवमेंट शब्द का प्रयोग किया है। अगला सवाल देखिए, सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलाना है। CH देखिए एक पंचायत राज समितियां हैं और कब बनी थी ये आपको बताना है। देखिए बलवंत राय मेहता समिति, GK राव समिति, अशोक मेहता समिति। तो ये कैसे कैसे इसका मिलान हो जाएगा, मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि ऑप्शन भी आपको दिख सके। तो चलिए हम इसको मिलाते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, देखिए बलवंत राय मेहता समिति ये 1957 से इसको मिला दीजिएगा, तो ये आपका 1957 हो गई। तो सबसे लास्ट में 4 आ जाएगा। 4 केवल देखिए डी विकल्प में ही दिख रहा है। देखिए अगर आप देखेंगे ऑप्शन को तो डी विकल्प में ही 4 दिख रहा है। तो ऐसे ही हमारा हम ऑप्शन एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें संतानम समिति की, तो ये 1963 और 64 की बात है। 1963-64 संतानम समिति है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारा जो CH हनुमंता राव, ठीक है, CH हनुमंता राव की बात कर लेंगे हम। पहले हम इसको देख लेते हैं जो हम जानते हैं। तो हम देख लेते हैं अशोक मेहता समिति। तो अशोक मेहता समिति जो है 1977-78 की बात है, तो हम इसको इससे मिला देंगे।
एल.एम. सिंघवी, ठीक है। एल.एम. सिंघवी की अगर बात करें इस समिति का, तो ये 1986 हो जाएगा, तो ये इसको हम 1986 से मिला देंगे। और जी.के. राव समिति की अगर हम बात करें, तो ये जी.के. राव समिति जो है हमारी, ये 1985 की है, तो इसको हम 1985 से मिला देंगे। और सी.एच. हनुमंता राव की अगर हम बात करें, सी.एच. हनुमंता राव की, तो ये आपका 1984 हो जाएगा। तो 1984 आपका देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसका जो है मिलान कुछ इस प्रकार हो जाएगा। और इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? इसका सही जवाब जो है डी विकल्प हो जाएगा, याद रखिएगा, डी विकल्प। 3 1 5 2 4, 3 1 5 2 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, संबंधित पंचायती राज से संबंधित प्रमुख समितियां हैं। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, संथानम समिति 1963-64, अशोक मेहता समिति 77-78, जी.के. राव समिति 1985, एल.एम. सिंघवी समिति 1986, हनुमंता राव समिति 1984 और पी.के. थुंगन समिति 1988 में। अगला सवाल देखिए, कुछ वर्गों के लिए जो विशेष उपबंध दिए गए हैं संविधान में, उससे संबंधित सवाल हैं। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी रहेगी, ये आपको बताना है। 2007 की बात कर रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1206, ठीक है, 1206 इसका सही जवाब हो जाएगा। 48वीं से 52वीं बीपीएससी प्री 2008 में ये सवाल पूछा गया है। देखिए, प्रश्नकाल में अनुसूचित जातियों की संख्या 1206 थी, और 23 सितंबर 2008 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के बाद अब अनुसूचित जाति की सूची में अनुसूचित जातियों की जो कुल संख्या है वो 1208 हो गई है, तो इसको भी याद रखिएगा। देखिए, पिछड़ी जाति आयोग के सभापति जो है, प्रथम सभापति कौन थे, ये आपको बताना है। तो पिछड़ी जाति आयोग के जो है प्रथम सभापति जो थे, उनका नाम था काका साहब कालेलकर, ठीक है, काका कालेलकर भी हम कह सकते हैं, या काका साहब कालेलकर कह सकते हैं। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा प्रथम अखिल भारतीय पिछड़ी जाति आयोग का गठन 29 जनवरी 1953 को हुआ था। इस आयोग की अध्यक्षता जो है काका साहब कालेलकर थे। अगला सवाल देखिए, किसी समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं क्या क्या है, ये आपको बताना है। आदिम लक्षणों के संकेत, इसके अलावा अगर हम बात करें विशिष्ट संस्कृति और बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म और पिछड़ापन और भौगोलिक अलगाव, तो ये सभी शामिल है, ठीक है, ये सभी हैं, तो ये आपके चारों सही हो जाएंगे। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी ही आपका सही हो जाएगा। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, उससे पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जातियों के संबंध में प्रावधान किया गया है, और इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के पश्चात अनुसूचित जनजाति की सूची में किसी जाति को शामिल करता है। किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं जो है ये निम्नलिखित हैं। आदिम लक्षणों के संकेत, विशिष्ट संस्कृति या बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म और पिछड़ापन और भौगोलिक अलगाव। देखिए, मिसलेनियस कुछ हमारे प्रश्न हैं जिनसे संबंधित सवाल हम देखेंगे। देखिए, भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट इसका मानस पुत्र है, ठीक है, भारत में चलित न्यायालय इसका मानस पुत्र है। किसका मानस पुत्र है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, 4 अगस्त 2007 को हरियाणा के नूंह जिले में स्थित पुन्हाना में देश की पहली मोबाइल अदालत का जो है उद्घाटन किया गया। इसका शुभारंभ भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश KG बालकृष्णन ने किया। इसका उद्देश्य सुदूर एवं पिछड़े इलाकों तक न्यायिक व्यवस्था का लाभ पहुंचाना था, और इस प्रकार के न्यायालयों की परिकल्पना सर्वप्रथम भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने की थी। अगला सवाल देखिए, संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंध विषयों को छोड़कर अन्य किसी आधार पर राज्य विधानसभा से अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? तो कौन निर्णय करेगा ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा राज्यपाल। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 17वीं BPSC प्री 2024 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 192 के अनुसार किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य की निरर्हता या अयोग्यता का निर्णय 10वीं अनुसूची से संबंधित विषयों को छोड़कर अन्य किसी आधार पर राज्यपाल करता है। हालांकि इस संदर्भ में वह निर्वाचन आयोग की राय के अनुसार कार्य करता है, किंतु यदि 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार के तहत किसी सदस्य की निरर्हता का प्रश्न उठे तो विधानसभा के मामले में अध्यक्ष और विधान परिषद के मामले में सभापति ही जो है फैसला करता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय का ध्वज किस तिथि को अपनाया गया था? मतलब संविधान सभा के द्वारा जो भारत का झंडा है या भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो है ये कौन सी तिथि को अपनाया गया था, इसको आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को। बहुत लोगों को अभी तक यही नहीं पता होगा ये डेट, तो ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रख लीजिएगा। आपसे सवाल बनेगा तो आप गलत करके आएंगे और आप सीधा 26 जनवरी 1950 को टिक करके आएंगे, मुझे पता है। तो डी विकल्प जो है ये सही हो जाएगा और आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा 22 जुलाई 1947। देखिए, संविधान सभा ने अपने चौथे अधिवेशन में जो कि 22 जुलाई 1947 को हुआ था भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, और राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 24 तीलियां तथा राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात
अनुपात 2:3 है। अब देखिए चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कह देगा तो 2:3 हो जाएगा, और लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कह देगा तो 3:2 हो जाएगा। ये समझ लीजिएगा, ऐसे ही आपको एग्जामिनर कन्फ्यूज करेगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है। केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए केंद्रीय शासन व्यवस्था जो है ये बड़े देशों के लिए आदर्श नहीं है, याद रखिएगा, बड़े देशों के लिए जो है आदर्श नहीं है। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। केंद्रीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न अनुषंगी इकाइयों के बीच बंट जाती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में 2 स्तर पर सरकारें होती हैं, केंद्र सरकार, दूसरी राज्य सरकार। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, किंतु कानून बनाने और कर वसूलने पर शासन में उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। अतः केंद्रीय शासन व्यवस्था में त्वरित न्याय और जो है त्वरित निर्णय, लचीलापन एवं कानून को एकरूपता का परिचायक है, परंतु यह छोटे देशों के लिए आदर्श व्यवस्था होती है, न कि बड़े देशों के लिए। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। अस्थायी सदस्य कौन नहीं है, तो चीन बिल्कुल है, ग्रेट ब्रिटेन भी है, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो कौन नहीं है, फ्रांस भी है, और आपका जर्मनी जो है ये नहीं है। तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 48वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था 2008 में। देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 अस्थायी हैं, जिसमें अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, फ्रांस और चीन है। से 10 अस्थायी सदस्य 2 वर्षों के लिए कार्यकाल के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं, और 2 वर्ष बाद जो है ये बदल जाते हैं। अगला सवाल देखिए, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ शांति रक्षक बल का प्रयोग केवल अपनी आत्मरक्षा के लिए कर सकता है। इसके अलावा कह रहा है, देखिए शांति स्थापना के लिए अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव द्वारा वापस लिया जा सकता है, या संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सबसे बड़ा बजट योगदान करता है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए अगर हम बात करें तो इसमें सही कौन सा हो जाएगा, तो शांति स्थापना के अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव द्वारा वापस लिया जा सकता है, और संयुक्त राज्य अमेरिका जो है सबसे ज़्यादा बजट इनको देता है। तो ये आपका जो है 2 और 3 जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए अगर हम देखेंगे तो कथन 1 जो है सत्य है कि संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक बल का प्रयोग आत्मरक्षा के साथ साथ उन्हें प्रदत्त अधिदेश की सुरक्षा के लिए भी कर सकता है। शेष कथन 2 और 3 सत्य हैं। संयुक्त राष्ट्र का शांति स्थापना अभियान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा बनाए गए तत्व संबंधी प्रस्ताव के द्वारा ही प्रारंभ किया जा सकता है, और इस प्रस्ताव के तहत दिए गए अधिदेश के आधार पर ही संयुक्त राष्ट्र की स्थापना अभियान की तैनाती होती है। साथ ही सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के द्वारा ही शांति स्थापना अभियान की अवधि बढ़ाई जा सकती है अथवा उसे वापस लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सबसे बड़ा बजट योगदान करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्ष 2020-21 में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सर्वाधिक लगभग 28% का योगदान दिया था। अगला सवाल देखिए, सैयद अकबरुद्दीन से पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन था। सैयद अकबरुद्दीन से पहले जो है संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन था, ये आपको बताना है। 7वें नंबर का ये सवाल है, और इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो अशोक कुमार मुखर्जी। ठीक है, अशोक कुमार मुखर्जी थे, याद रखिएगा। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया है, जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया है, ये आपको बताना है। तो इसमें पहली बार कौन सी भाषा का उल्लेख किया गया था, तो इसमें सबसे जो है पहली बार जो है हिंदी, उर्दू और बंगाली भाषाओं का उपयोग किया गया था, याद रखिएगा। हिंदी, उर्दू और बंगाली, हिंदू, उर्दू और बंगाली, तो यहाँ पर एक से अधिक जो है जवाब सही हो जाएंगे। ई विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए जून 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बहुभाषावाद पर भारत प्रायोजित प्रस्ताव को अंगीकृत किया गया, जिसमें पहली बार प्रश्नगत भाषाओं में हिंदी, उर्दू और बंगाली भाषाओं का उल्लेख किया गया था। अगला सवाल देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो ये जो है हेग में है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है ये हेग में है, याद रखिएगा। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 53वीं से 55वीं बीपीएससी और यूपीपीसी प्री 1994 में ये सवाल पूछा गया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड हालैंड के हेग में स्थापित है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत 1945 में की गई थी। इसने अप्रैल 1946 से कार्य करना प्रारंभ किया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रधान अंगों में से एकमात्र ऐसा है जो न्यूयॉर्क के बाहर स्थित है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से वह कौन सा विषय है जिसे संवैधानिक संशोधन हेतु आधे से अधिक राज्यों की व्यवस्थापिका द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य है, तभी यह संशोधन संभव हो पाएगा। तो कौन सा विषय है, याद रखिएगा। तो इसका कौन सा विषय हो जाएगा, राष्ट्रपति का चुनाव या संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व या 7वीं अनुसूची की किसी सूची में या राज्य विधान परिषद की समाप्ति हेतु। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। तो देखिए 1, 2 और 3 जो है ये सही जवाब हो जाएगा। 1, 2, 3 डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। कैसे कैसे सही हो जाएगा, देखिए राष्ट्रपति का चुनाव
इसमें सभी लोग शामिल होते हैं। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और 7वीं अनुसूची की किस सूची में, ये सब सभी जो है अनिवार्य है। देखिए 17वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया। और भारतीय संविधान नम्य एवं परिवर्तनशील है। इसमें आवश्यकता अनुसार संविधान के अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार संशोधन किया जा सकता है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के संशोधन किया जा सकता है, 3 प्रकार से। जैसे कैसे कैसे, साधारण बहुमत के द्वारा संविधान में कुछ प्रावधान है कि जिन्हें संसद साधारण बहुमत से जो है संशोधित कर सकती है। इसके अलावा विशेष बहुमत द्वारा अनुच्छेद 368(2) की प्रक्रिया के तहत सांसद अपने प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत, कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधेयक पारित कर संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों में संशोधन कर सकती है। इसके अलावा जो तीसरा है वो कह रहा है विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुमोदन से। तो 368(2) के परंतु के अनुसार संविधान में कतिपय प्रावधान ऐसे हैं जिनमें संशोधन करने के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। यथा राष्ट्रपति का निर्वाचन और उसकी प्रक्रिया, संघ तथा राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के संबंधी प्रावधान और संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। संविधान संशोधन की संसद की शक्ति और इसकी प्रक्रिया, संघ और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन तथा 7वीं सूची में वर्णित सूचियों की प्रविष्टि, माल और सेवा कर जैसे जीएसटी परिषद संबंधित प्रावधान जो है ये इसमें ये आपका इनसे संबंधित कोई भी अगर जो है संशोधन करना होगा तो ये आपका विशेष बहुमत और राज्यों के अनुमोदन से ही हो सकता है। अगला सवाल देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है, तो ये किससे जुड़ा हुआ है ये आपको बताना है। तो ये जुड़ा हुआ है मानवाधिकार के संरक्षण से। मानवाधिकार के संरक्षण से जुड़ा हुआ है, तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, ये याद रखिएगा। देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल एक विश्वव्यापी स्वयंसेवी संस्था है जो मानवाधिकार के लिए कार्य करता है। इसकी स्थापना वर्ष 1961 में लंदन के एक बैरिस्टर पीटर बेनसन ने की थी। वर्ष 1961 में पीटर बेनसन ने विश्व में हो रही अनैतिक गिरफ्तारी के विरोध में द फॉरगॉटन प्रिजनर्स नामक एक लेख लिखा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल उन्हीं के विचारों का एक मूर्त रूप है। इसका मुख्यालय लंदन में है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है। चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यू चाइना न्यूज एजेंसी। न्यू चाइना न्यूज एजेंसी, सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है। किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है, तो ये फ्रांस की जो सरकारी रिपोर्ट होती है इसको येलो बुक कहा जाता है। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए येलो बुक फ्रांस की सरकार का एक सरकारी रिपोर्ट है। और वाइट पेपर जो है ब्रिटेन तथा भारत की सरकारी रिपोर्ट है। वाइट बुक जर्मनी की सरकारी रिपोर्ट है। ग्रीन बुक इटली की सरकारी रिपोर्ट है। तो ये सभी आप लोग याद रखिएगा। देखिए भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में जो है कहाँ हुई थी ये आपको बताना है। 14वें नंबर का सवाल है और इसका सही जवाब आपका हो जाएगा बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में की गई थी इसकी स्थापना। सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। 48वें से 52वें बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष 1986 में बेंगलुरु में की गई थी। इससे तत्संबंधी 1986 कर्नाटक राज्य के अधिनियम 29 अगस्त 1987 को अनुसूचित के तहत संवैधानिक दर्जा जो है इसे प्रदान किया गया था। अगला सवाल देखिए, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना इसकी स्थापना जो है यह कब की गई थी, तो इसकी स्थापना जो है 1965 में की गई थी। याद रखिएगा 1965 में। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि सीमा सुरक्षा बल जिसको हम बीएसएफ कहते हैं, इसका गठन 1 दिसंबर 1965 में किया गया था, जो भारत तथा पड़ोसी देशों की सीमाओं पर तैनात किए जाते हैं। इनका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। अगला सवाल देखिए, संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया, इसके अध्यक्ष थे। संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे ये आपको बताना है। तो इसके अध्यक्ष थे एम.एन. वेंकट चिलैया। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 45वीं बीपीएससी प्री 2001-2 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए संविधान समीक्षा आयोग का गठन फरवरी 2000 में किया गया था। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एम.एन. वेंकट चिलैया थे। आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट 31 मार्च 2002 को पेश की थी। अगला सवाल देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्री M.C. सीतलवाड़। ठीक है, श्री M.C. सीतलवाड़ इसके जो है प्रथम अध्यक्ष थे। याद रखिएगा डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 67वीं बीपीएससी प्री री एग्जाम 2022 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए वर्ष 1955 में स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया और M.C. सीतलवाड़ को प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अगला सवाल देखिए, 18वां सवाल है कि राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्य लोक सेवा का अध्यक्ष जो है ये किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, 18वें नंबर का सवाल है।
और इसका सही जवाब हो जाएगा राज्य के राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, राज्य के राज्यपाल के द्वारा सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 64वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था। एक्सप्लेनेशन में कहा गया है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है, यद्यपि इन्हें हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को ही है। राष्ट्रपति इन्हें इसी आधार पर हटा सकता है जिन आधारों पर संघ लोक सेवा के आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाया जाता है। गौरतलब है कि भारतीय संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 315 से 323 तक राज्य लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता शक्तियों के अलावा इसके गठन, सदस्यों की नियुक्ति और बर्खास्तगी इत्यादि का उल्लेख किया गया है। अगला सवाल देखिए, प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले थे। प्रथम जो है भारत रत्न प्राप्त करने वाले थे, तो किसने सबसे पहले भारत रत्न प्राप्त किया था ये आपको बताना है। 19वें नंबर का ये सवाल है। तो इनका नाम था एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन इनका नाम था। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम आपने सुना होगा। भारत सरकार द्वारा देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के रूप में भारत रत्न की स्थापना वर्ष 1954 में की गई। सर्वप्रथम यह पुरस्कार वर्ष 1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और चंद्रशेखर वेंकट रमन को प्रदान किया गया था। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित यूरोपीय यूनियन देशों में से फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम कौन है। तो फिलिस्तीन को आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम कौन है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा स्वीडन। वैसे इस तरह के सवाल पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन अब आ गया है तो पढ़ लीजिए। ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए, यूरोपीय यूनियन देशों में से फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता प्रदान करने वाला प्रथम देश स्वीडन है। अक्टूबर 2014 में स्वीडन द्वारा फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता प्रदान की गई थी। अगला सवाल देखिए, और ये सेशन का आखिरी सवाल है जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस जो है मनाया जाता है, तो ये कौन सी डेट को मनाया जाता है। 3 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा 3 दिसंबर को। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 56वीं से 59वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस जो है 3 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1981 को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष के रूप में घोषित किया था और संयुक्त राष्ट्र संघ ने 3 दिसंबर 1992 से प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस को मनाने की स्वीकृति दी थी। तो आज के इस सेशन के साथ ही हमारा जो है इंडियन पॉलिटी का ये पोर्शन और ये जो है पार्ट कंप्लीट हो रहा है। तो आगे हम बिहार जीके जीएस से संबंधित सवालों को करने वाले हैं। तो आप सभी जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।